हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद वंस अगेन गाइस। सो आ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चिनुआ अचीबी का एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल जिसका टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। ओके, एक बार मुझे फटाफट कमेंट करिएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, जिससे आप लोगों का जो सेशन है उसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। ओके, और जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जितनी जगह पर आप लोग जुड़े हैं सभी जगह पर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन बाय चिनुआ अचीबी। और आज की इस क्लास में करने के वाले हैं कंप्लीट जो नॉवेल है उसका ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पब्लिकेशन हिस्ट्री, कॉन्टेस्ट, ईटीसी, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, मेन कैरेक्टर्स, एनालिसिस और रोल। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो मेन कैरेक्टर्स पढ़े हैं एक पैराग्राफ के रूप में पढ़ लिए होंगे। हम मेन कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका जो रोल है, उसकी जो एक्टिविटी, एक्शंस रिलेटेड टू द नोवेल, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड डिटेल्ड चैप्टर वाइज चैप्टर समरी, यानी कि चैप्टर वाइज समरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है वे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट कोट्स यानी कि कोटेशंस हैं वे सभी डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आ जाएगा जल्दी से। चलिए, एक बार मुझे कमेंट करिएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, जिससे सेशन आप लोगों का स्टार्ट किया सके। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फटाफट आर अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए मात्र 999 रुपीज़ में विद 2 ईयर्स वैलिडिटी। सभी कोर्सेज पर 2 साल की वैलिडिटी दी जा रही है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स रहेंगे, PDF नोट्स रहेंगे, जिससे आप प्रिंट करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के QR कोड को स्कैन करिएगा अपने गूगल लेंस से, और यहाँ से भी स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस नोवेल और राइटर के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, चिनुआ अचीबी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इनकी डिटेल क्लास आप लोगों को ऑलरेडी करा दी है। सो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बात करेंगे नोवेल के पब्लिकेशन के बारे में। थिंग्स फॉल अपार्ट इज द डेब्यूट नोवेल बाय नाइजीरियन ऑथर चिनुआ अचीबी, यानी कि चिनुआ अचीबी का ये डेब्यूट नोवेल है, फर्स्ट नोवेल है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। क्लियर है, चिनुआ अचीबी कहाँ के हैं? नाइजीरियन ऑथर हैं, ये नाइजीरियन राइटर हैं। ओके, एंड द नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1958। पहले आप ये समझिएगा, नोवेल जो पब्लिश किया गया है वो कब पब्लिश किया गया? 1958। अब 1958 जो ईयर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस नोवेल के पब्लिकेशन हिस्ट्री से? ऐसा क्या था कि 1958 में चिनुआ अचीबी ने ये नोवेल लिखा, यानी कि इसको पब्लिश किया। तो इसके पीछे रीजन ये है, दिस डेट इज क्रूशियल एज इट प्रीसीड नाइजीरियन इंडिपेंडेंस। नाइजीरिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 1960 में मिली थी कॉलोनियल रूट से। एंड द नोवेल दस सर्व एज द टाइमली लुक बैक एट द ओरिजिन्स ऑफ द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। यानी कि इस नोवेल के माध्यम से चिनुआ अचीबी जो हैं नाइजीरिया का जो प्री कॉलोनियल एक्सपीरियंस था, लोग वहाँ किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के कस्टम थे, किस तरीके के सोसाइटियल एस्पेक्ट थे, वे सभी इस नोवेल के माध्यम से डिस्कस किए हैं। ठीक है, एंड पब्लिश्ड जस्ट एज द कॉलोनियल इरा वाज एंडिंग। और इसकी जो पब्लिकेशन डेट है ये उस समय पर है जब कॉलोनियल इरा कंप्लीटली फिनिश हो ही गया था, यानी आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द पब्लिकेशन नाइजीरिया वाज इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अचीबी रोट दिस नॉवेल टू प्रेजेंट एन अफ्रीकन वॉइस, यानी कि अफ्रीकन वॉइस का मतलब है अफ्रीका में जो कुछ भी कल्चरल था उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए। एंड वर्ल्ड व्यू टू द इंग्लिश रीडिंग वर्ल्ड एंड टू करेक्ट द मीनिंग वन साइडेड पोर्ट्रियल ऑफ अफ्रीकन सोसाइटियल फाउंड इन कॉलोनियल लिटरेचर। कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब है ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर। यूरोपियन लिटरेचर जैसे कि मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में सारी चीज़ों को। द हर्ट ऑफ डार्कनेस नाम का जो नोवेल है उसमें यूरोपियन जो आपका ये चिनुआ अचीबी ने जो नोवेल लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये क्या है? काउंटर अटैक एक तरीके से। तो कॉलोनियल लिटरेचर में क्या हुआ था, अफ्रीकन लिटरेचर को बहुत ही वल्गर दिखाया गया है, सेवेज दिखाया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं,
जो इंडिविजुअल है उनमें किसी तरीके की सिविलाइजेशन नहीं है, उनको सिविलाइज होने की आवश्यकता है। दैट इज वाई यहाँ पर चिनुआ अचेबे ने इस नोवेल के माध्यम से ये जो प्री कॉलोनियल हिस्ट्री है नाइजीरिया की, ठीक है ना, उसको दिखाया है। सो चिनुआ अचेबे's novel Things Fall Apart was a direct response to and defense against the negative and one-dimensional portrayal of African people। जोसेफ कॉनराड का जो नोवेल है हर्ट ऑफ डार्कनेस, जिसको 1899 में पब्लिश किया गया था, तो इसमें जोसेफ कॉनराड ने क्या कहा है, किस तरीके से पोर्ट्रेल किया है अफ्रीकन लोगों का, तो वो यहाँ पर इसको काउंटर अटैक किए हुए हैं। चिनुआ अचेबे's नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ये क्या है, डायरेक्ट रेस्पॉन्स है, किसके लिए, टू डिफेंस अगेंस्ट द नेगेटिव एंड वन डायमेंशियल पोर्ट्रेयल ऑफ अफ्रीकन पीपल एंड कल्चर इन अर्लियर यूरोपियन कॉलोनियल लिटरेचर, पार्टिकुलरली बाई पॉलिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनराड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो किस रिस्पॉन्स में लिखा गया है, किसके काउंटर अटैक में लिखा गया। तो जोसेफ कॉनराड का जो नोवेल है हर्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें जो अफ्रीकन पीपल हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, उनके बारे में जो नेगेटिव और वन साइडेड डायमेंशन प्रेजेंट किया है कि वहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है, उनको सोसाइटियल मैनर्स की आवश्यकता है, उसके काउंटर अटैक में लिखा है। काउंटर अटैक का मतलब ये है, चीज़ों को प्रूव करने के लिए लिखा है कि प्री कॉलोनियल हिस्ट्री भी नाइजीरिया की, अफ्रीका की बहुत अच्छी थी। वहाँ के जो सोशल कस्टम थे डेमोक्रेटिव थे, वहाँ सभी लोगों को समान अधिकार था, लोग अपने काम के आधार पर वर्चस्व पा सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस इन अफ्रीकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर ऑफ दिस नोवेल। इस नोवेल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इस नोवेल का वर्ल्ड वाइड लिटरेचर में एज वेल एज अफ्रीकन लिटरेचर में क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो द थिंग्स फॉल अपार्ट इज कंसीडर्ड द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश। यानी ये क्या है, ये शुरुआती मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर है जो कि वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे पढ़ सकते हैं आप। आज इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे इसे पढ़ा जा रहा है। इट वाज द इनॉग्रल टेक्स्ट, यानी शुरुआती टेक्स्ट है हेनीमन अफ्रीकन राइटर सीरीज। हेनीमन अफ्रीकन राइटर सीरीज का मतलब है जो अफ्रीकन राइटर्स हैं उनमें जो कंपोजिशन शामिल करी गई हैं, ऐड करी गई हैं, उसमें ये इनॉग्रल टेक्स्ट के रूप में है, शुरुआती टेक्स्ट के रूप में आप इसे देखेंगे। विच वाज क्रूशियल इन प्रोमोटिंग अफ्रीकन लिटरेचर ग्लोबली। और इस नोवेल के माध्यम से अफ्रीकन लिटरेचर को एक अलग पहचान मिली और ग्लोबली अफ्रीकन लिटरेचर को लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट है द नोवेल प्रोवाइड एन ऑथेंटिक nuanced and detailed portrayal of complex pre-colonial अफ्रीकन, यानी कि अफ्रीका का जो कॉम्प्लेक्स कल्चर है और प्री कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी है फ्रॉम एन इंटरनल पर्सपेक्टिव, यानी कि एक इंटरनल पर्सपेक्टिव के माध्यम से चिनुआ अचेबे ने अफ्रीका के जो कस्टम है प्री कॉलोनियल, यानी कि जब कॉलोनियल रूल वहाँ पर नहीं था, उससे पहले अफ्रीका के जो कस्टम, सोसाइटियल मैनर्स और वहाँ की जो रीति रिवाजें थी, किस तरीके का रूल ओवर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं जिससे लोग पहले की हिस्ट्री को समझ पाएँ, प्री कॉलोनियल हिस्ट्री को समझ पाएँ। समथिंग प्रीवियसली एब्सेंट इन द वेस्टर्न लिटरेरी कैनन। अब वेस्टर्न राइटर थे, जो यूरोपियन राइटर थे, ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने भी अफ्रीका पे काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे हैं, बट उन्होंने वन डायमेंशियल यानी कि वन साइडेड पोर्ट्रेल किया है। और सभी में यही बताया है कि अफ्रीका के जो लोग थे ट्राइबल थे, नाइजीरियन जो लोग थे वो ट्राइबल थे, अनसिविलाइज्ड थे, अनसोशल थे, उनमें किसी तरीके की कोई सभ्यता नहीं थी। तो इसी चीज़ को खारिज करने के लिए, प्रूव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने प्री कॉलोनियल हिस्ट्री पर बेस्ड अपना ये नोवेल प्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड इट डेमोन्स्ट्रेट लिटरेरी it present literary decolonization telling African stories from inside the culture। चीज़ों को डिटेल में समझते जाइएगा, ठीक है ना। अगर इस नोवेल की स्टोरी
टेलिंग करेंगे तो 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, बट हम एग्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं जिससे कि इसकी हर चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो क्लास काफ़ी लेंथी हो सकती है, नो डाउट। एंड इट इंट्रोड्यूस टेक्निक्स ऑफ ब्लेंडिंग ओरल स्टोरी। आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, बाय द मीन्स ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि उनकी सेकेंड वाइफ है, वो अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती है, तो इसमें क्या है, ओरल स्टोरी टेलिंग, प्रोवर्ब्स, फॉक टेल्स ईटीसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ अफ्रीकन राइटर्स एंड शिफ्ट ग्लोबल परसेप्शन ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी। इस नॉवल के माध्यम से जो बाकी जनरेशन थी, आगामी जनरेशन थी, वो भी इन्फ्लुएंस हुई और उन्होंने राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। अचीवी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इस नॉवेल को लिखने का उनका जो एम है, टारगेट है, वो क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस था, उसमें उन्होंने जो अफ्रीकन ट्राइब्स थी, अफ्रीकन पीपल थे, उनका वन डायमेंशियल पोर्ट्रेल किया है, उसी के काउंटर अटैक में ये नॉवेल लिखा गया था। सो अचीवीज ऑब्जेक्टिव अ काउंटर नरेटिव, क्रिएट अ काउंटर नरेटिव। इसमें इन्होंने किया क्या है, ह्यूमनाइज इग्बो लाइफ। नाइजीरियन में एक इग्बो ट्राइब है, ठीक है ना, तो इग्बो लाइफ को यहाँ पे ह्यूमनाइज किया है। शो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, और किस तरीके की कल्चरल डिवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इस नॉवेल में दिखाई है। डिग्निटी ऑफ पीपल एंड इंटरनल टेंशन, और ट्राइब्स के अंदर यानी कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके की इंटरनल टेंशंस रहती थी चीज़ों को लेकर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल चैलेंज कॉलोनियल स्टीरियोटाइप ऑफ अफ्रीका एज प्राइमेटिव एंड क्योटिक। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू राइट दिस नॉवेल, वो क्या है, चैलेंज कॉलोनियल स्टीरियोटाइप ऑफ अफ्रीका एज प्राइमेटिव और क्योटिक, यानी कि यूरोपियन लिटरेचर में अफ्रीका को प्राइमेटिव और क्योटिक बताया गया है, जिसको यहाँ पर उन्होंने नकारा है और चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि प्री कॉलोनियल टाइम में भी अफ्रीका में लोग कल्चरल हुआ करते थे। अचीवीज प्राइमरी गोल वाज टू क्रिएट काउंटर नरेटिव टू द ऑफन सिंपलिस्टिक, डेरोगेटरी और इनएक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ अफ्रीका बाई यूरोपियन राइटर जैसे कि जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इसके काउंटर नरेटिव में इस नॉवेल को लिखा गया। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। एंड द नोवेल चैलेंज द कॉलोनियलिस्ट स्टोरी टाइप ऑफ अफ्रीकन एज सेवेज, क्योंकि कॉलोनियल लिटरेचर में अफ्रीकन लोगों को सेवेज बताया गया है। हु वर इन नीड ऑफ सिविलाइज, जिनको सिविलाइज्ड होने की आवश्यकता है। एंड हैड नो हिस्ट्री, और बताया है कि अफ्रीका की कोई हिस्ट्री नहीं है, स्ट्रक्चर्ड लाइफ नहीं है बिफोर यूरोपियन अराइव। ये बताया गया यूरोपियन जब आए, यानी कि जो वाइट पीपल थे, जब वो अफ्रीका में आए, कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया, उसके बाद में ही इस अफ्रीका की हिस्ट्री बनी है। इससे पहले कोई कल्चरल, सोसाइटियल और एक तरीके से डेरोगेटिवनेट और बोल सकते हैं किसी तरीके की कम्युनिटी, सही तरीके का सिविलाइजेशन नहीं था। सब कुछ हुआ वो यूरोपियन अराइवल के बाद में हुआ। तो इस चीज को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि यूरोपियन जो पीपल थे, यानी ब्रिटिश लोग थे, उनके आने से पहले भी अफ्रीका में एक स्ट्रिक्ट सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अचीवी सॉट टू री एडुकेट। अब ये चीज मान लो कि जैसे हम ये कहें कि हमारे इंडिया का भी एक महान इतिहास है, ठीक है ना, हमारे इंडिया का भी एक महान इतिहास है, तो हमें ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्यों बताते हैं कि इंडिया का इतिहास ऐसा है। तो इसी तरीके से चिनुआ अचीवी ने भी इस नोवेल के माध्यम से वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके खुद के जो लोग हैं उनको री एजुकेट करने के लिए ये नोवेल पब्लिश किया, नोवेल लिखा, जिससे लोग उनकी प्री हिस्ट्री को समझ पाए, ठीक है। तो अचीवी सॉट टू री एजुकेट हिज ऑन पीपल अबाउट देयर पास्ट, रेस्टोरिंग अ सेंस ऑफ डिग्निटी, जिससे लोगों को ये पता चले कि हमारे पास भी अपनी खुद की डिग्निटी है और खुद की अपनी हिस्ट्री है। ही एम टू शो दैट इग्बू सोसाइटी वाज फंक्शनल। अब क्योंकि वो इग्बू सोसाइटी से संबंधित है तो उन्होंने यहाँ पर इग्बू सोसाइटी के बारे में लिखा है। उनका उद्देश्य है कि इग्बू सोसाइटी के बारे में लोग जाने कि इग्बू सोसाइटी किस तरीके की थी। ही एम टू शो द इग्बू सोसाइटी वाज फंक्शनल, इग्बू सोसाइटी फंक्शनल थी, एंड होल विद बोथ वर्च्यूज, और इसमें वर्च्यूज भी थे और क्या थी, फ्लॉज भी थे, यानी वर्च्यू और वाइसेस दोनों थी। वर्च्यू जैसे कि डेमोक्रेसी थी, डेरोगेटिवनेस थी, ठीक है ना, सोसाइटियल मोबिलिटी थी,
आर्ट एंड कल्चर था, सब कुछ था इसमें। एंड फ्लॉज यानी कि वाइजेस भी थी, बुराइयां भी थी। बुराइयों में क्या था, कुछ ऐसे कस्टम थे जो सही नहीं थे, जस्ट लाइक किलिंग ऑफ ट्विंस, किसी के ट्विंस हो जाते थे तो उनको मार दिया जाता था, ठीक है। एंड द ओशू, ओशू यानी कि आउटकास्ट सिस्टम भी था। और ट्रीटमेंट ऑफ वीमन, और महिलाओं का उत्पीड़न भी शामिल था। एंड फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर जो है वो ऐसा कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा निकल गया, खराब निकल गया, तो कहीं हम भी ऐसे ना हो जाए, तो ये फियर जो थी वो भी यहाँ की सोसाइटी में देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें चिनुआ अचेबी पढ़ाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे। दैट इज वाई इन्होंने अपना ये नोवेल लिखा। इस नोवेल के लिखने के पीछे ये सारे ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ नाइजीरियन इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तब आप इस नोवेल का जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो ओकोंकोबा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ नाइजीरियन इग्बो सोसाइटी, द नोवेल इज सेट इन द फिक्शनल ग्रुप। अब इस नोवेल के सेटिंग की बात कर लेते हैं। द नोवेल इज सेट इन द फिक्शनल ग्रुप ऑफ 9 विलेजेस, फिक्शनल ग्रुप ऑफ 9 विलेजेस कॉल्ड ओमोफिया। यानी कि इसमें एक ऐसा विलेज दिखाया गया है जो कि 9 विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ में 9 विलेज कंबाइंड थे। उसका नाम क्या है, ओमोफिया, ठीक है ना, ओमोफिया। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप नोट करेंगे। 9 विलेज कॉल्ड ओमोफिया विच इज अ पार्ट ऑफ द इग्बू। और ये इग्बू हिस्टोरिकल, इसको इबू बोला गया है, ठीक है ना, इबू यानी कि इग्बू का पार्ट है। सोसाइटी इन साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया, और ये कहां पर है, साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में है। प्राइमरली ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, टाइम और प्लेस। तो प्लेस कौन सा है, ओमोफिया है जो कि 9 विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इग्बू सोसाइटी का है जिसको हिस्टोरिकली इबू के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है, साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में स्टेब्लिश है। और टाइम क्या है, 19th सेंचुरी है। तो ये सेटिंग है इस नोवेल की, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सोसाइटियल या सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है इग्बू सोसाइटी नाइजीरिया में। द इग्बू सोसाइटी इज डिपिक्टेड एज एग्लिटेरियन। एग्लिटेरियन का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, यानी कि सभी को समान अधिकार यहां पर प्राप्त है। सभी लोग सब काम कर सकते हैं, किसी को पाबंदी नहीं है कि तुम ये काम नहीं करोगे। लोग अपनी क्षमता के आधार पर, अपने काम के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली डेमोक्रेटिक विद डिसीजंस मेड बाय एन असेंबली ऑफ टाइटल्ड मैन। टाइटल्ड मैन का मतलब यहां पर ये जो लोग अपने काम, अपने प्रयास, अपनी क्षमताओं के आधार पर एक उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, उनको यहाँ पर डिसीजन मेकर बनाया जाता है। तो सभी लोगों को सब कुछ करने का अधिकार है। एंड द पावरफुल मास्क्ड एगुगुओ। एगुगुओ क्या है, ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैं हु आर रियली विलेज एल्डर्स, यानी कि जो गांव के बड़े बूढ़े हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो स्पिरिट बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज दिखाई है कि स्पिरिट डार्क मास्क पहनकर उस सभा को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर किसी तरीके का जजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस एगुगुओ नाम का जो एक ग्रुप होता है, असेंबली होती है, इसमें भी लोग अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपने काम के आधार पर शामिल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे इस नोवेल का जो हीरो है, ही इज वन ऑफ द एगुगुओ, ठीक है ना। एंसेस्टर स्पिरिट में उसको जीवंत रूप में दिखाया गया है कि वो इन लोगों के साथ में बैठता है। उसने इतनी दक्षता और इतना ऑनर प्राप्त कर लिया है। अचीवमेंट बेस्ड, अब अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी है ये। स्टेटस इज बेस्ड ऑन मेंस अचीवमेंट। स्टेटस लोगों के अचीवमेंट के आधार पर मिलता है। जैसे कि येम यानी कि जो रतालू होते हैं, रतालू की जो खेती होती है उसको करके लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, टाइटल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोवेस इन वार, युद्ध में जीत जाते हैं, रेसलिंग में जीत जाते हैं, ठीक है ना। नॉट ऑन द वेल्थ ऑफ हिज फादर, यहां पर पिता की वेल्थ के आधार पर लोगों को जज नहीं किया जाता कि पिता कैसा था। इसमें यह दिखाया है कि फादर चाहे गरीब था, चाहे कर्ज में डूबा था, शराबी था, निकम्मा था, आलसी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी मेहनत, अपने जज्बे के आधार पर क्या किया है, यहां पर अचीवमेंट उसके आधार पर मिलता है, ठीक। तो दिस अलाउ ओकोंको, यहां हमारा कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है ओकोंको, दिस अलाउ ओकोंको
द सन ऑफ द लेजी ओनोका, इसके पिता का नाम क्या होता है? ओनोका। ओनोका डेप्टफुल है, कर्ज से दबा हुआ है, लेजी है, आलसी है, म्यूजिक फाउंडर है, यानी म्यूजिक सुनने का शौकीन है। तो ओनोका द सन ऑफ द लेजी, सॉरी ओकोंको द सन ऑफ द लेजी ओनोका टू राइज टू पावर। इसी तरीके से ओकोंको भी अपनी पावर्स को बढ़ाता है अपनी खुद की क्षमताओं के आधार पर, मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करके, रेसलिंग और वॉर यानी कि युद्ध करके। रिलीजन एंड जस्टिस, इसमें ये जो सोसाइटी है इसमें रिलीजन और जस्टिस भी है। लाइफ इज गवर्न बाय द ऑरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव, यहाँ की जो जिंदगी है वो किस आधार पर चलती है? ऑरेकल ऑफ द हिल एंड केव्स, यानी कि एगविला, ठीक है। ये क्या है? धार्मिक चीजें हैं, तो ये मंदिर है एक तरीके का। और द अर्थ गॉडेज, एक गॉडेज है, इसको अर्थ गॉडेज के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है एनी, ठीक है ना। एंड बिलीव इन पर्सनल गॉड, और इंडिविजुअल गॉड भी हैं, जैसे कि ओकोंका का जो इंडिविजुअल गॉड है वो कौन है? ची। इसके नाराज होने के कारण ही उसका डाउनफॉल हो जाता है। एंसेंस्ट्रल स्पिरिट, यानी जो एंसेंस्ट्रल स्पिरिट है वो भी है। एंड अ साइकिल ऑफ री इनकारनेशन, और पुनर्जन्म का चक्र, यानी कि बच्चे या जो भी आत्माएं हैं वो बार बार पैदा होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी इस सोसाइटी में। तो हमने इस नाइजीरिया के इस सोसाइटी यानी इग्बू सोसाइटी के बारे में बैकग्राउंड समझ लिया, कैसी सोसाइटी है। अगर इस सोसाइटियल एस्पेक्ट पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे इस नोवेल द थिंग्स फॉल अपार्ट के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स की कहानी तो 2 मिनट में हो जाएगी, बट क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाइड करना है और आगे डिस्क्रिप्शन भी देना है, क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाइड कर लिया तो आपको मेंस में लिखना भी पड़ेगा। तो जरूरी है उन चीज़ों को उस तरीके से समझना कि आप फ्यूचर में उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी बना सकें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा, बोर होने की जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर्स एनालिसिस, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ओकोंको, ठीक है ना, ओकोंको। ये कौन है? रोल समझिएगा, ही इज द प्रोटैगनिस्ट और द ट्रेजिक हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये कौन है? प्रोटैगनिस्ट है, ट्रेजिक हीरो है इस कहानी का। ट्रेट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? कैरेक्टरिस्टिक, देखिए इतनी चीजें याद कर लोगे तब भी आप इसके शॉर्ट आंसर बना पाओगे। ही इज प्राउड, घमंडी है, ठीक है ना। फियर्स है, खतरनाक है। हार्ड वर्किंग है। स्टेटस ड्राइवन है, काफी ऊंचा उसका ओहदा हो गया है। क्विक टू एंगर, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। ऑब्सेस्ड विद मैस्कुलिनिटी ड्यू टू फादर ओनोकाज परसीव्ड वीकनेस, इसके पिता बहुत कमजोर थे, ठीक है ना, जिसके कारण ये मैस्कुलिनिटी यानी कि पौरुष से बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड है। ये अपने आप को हमेशा मर्द साबित करना चाहता है, ठीक है ना। मर्द का मतलब जो फेमिनाइन ना हो, इस तरीके की ताकतें अपने पास रखना चाहता है कि लोग इसको हमेशा ताकतवर समझें। उसका रीजन क्या था? इसके पिता बहुत कमजोर थे, डरपोक किस्म के थे, कर्ज से दबे हुए थे, मतलब मैस्कुलिनिटी वाला कोई फीचर नहीं था इसके फादर में। तो इसको भी डर है कि कहीं ये भी अपने फादर जैसा ना बन जाए। तो ये सारी इसकी ट्रेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। कन्फ्लिक्ट क्या है इसका? ही फियर्स हिज फियर ऑफ अपीयरिंग वीक, यानी कि कमजोर साबित न हो जाना। derives many choices that alienated him from others and lead to his downfall, यानी कि अपने आप का कहीं कमजोर न हो जाने वाला जो डर है, इसके चक्कर में हमेशा मजबूत बना रहना, ठीक है ना, जिद्दी बना रहना, अक्कड़ बना रहना ही इसके डाउनफॉल का कारण बनता है। अपने आप को मजबूत साबित करने में ही ये एटलीस्ट सुसाइड कर लेता है। सिंबॉलिक फंक्शन क्या है इसका? सिंबॉलिक फंक्शन ये है, ही रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द प्री कॉलोनियल इग्बू वर्ल्ड, यानी कि कॉलोनियल हिस्ट्री से पहले जो इग्बू सोसाइटी है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ इनफ्लेक्सिबल मैस्कुलिनिटी, और ये बताता है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर झुकाव नहीं है, इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपनी पौरुष के तहत, यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मारते रहो उसको, कोड़े लगाते रहो, और वो इसी चीज को साबित करने में लगा रहा है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो वो यही बात कहते कहते मर जाएगा, ठीक है ना, इस चीज को साबित करते करते मर जाएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो यहां पर भी सेम इसका यही था, इसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी थी मैस्कुलिनिटी को लेकर। ये अपने आप को यही साबित करने में लगा रहा जीवन भर कि मैं
मर्द हूं, पावरफुल हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, वीक नहीं हूं, सेंसिटिव नहीं हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने मिलेंगी, ये सिंबॉलिक फंक्शन है इसके। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, आप इस चीज को श्योर हो जाइए, आप इसको तरीके से पढ़ लीजिए, आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओ कॉन्क्वो ही इज द ट्रेजिक हीरो ड्राइवन बाय द फियर ऑफ बिकमिंग लाइक हिज एफिमिनेट लेजी फादर ओनोका। ये कौन है? ट्रेजिक हीरो है, ये अपने लेजी फादर ओनोका जैसा बनने के डर से हमेशा ग्रसित रहता है, जिसके कारण ये हमेशा मैस्कुलिनिटी से ऑब्सेस है, अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। दैट इज वाई ही इज फायर्स, इसीलिए वो एक बहुत ही खूंखार योद्धा है, सक्सेसफुल फार्मर है और रेस्पेक्टेड मैन भी है। ठीक है ना, अपने क्लैन का, अपने समुदाय का बहुत ही रेस्पेक्टफुल मैन है। बट हिज ऑब्सेशन विद मैस्कुलिनिटी मेक्स हिम रिगिड, इमोशनली रिप्रेस्ड एंड प्रोन टू वायलेंट आउटबर्स्ट। लेकिन अपने आप को मैस्कुलिनाइज बनाने के लिए कि वो ताकतवर है, उसके अंदर जो महिलाओं की जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, साई किसी चीज को देख के डर जाना, मतलब हिंसक चीजों को देख के डर जाना, वैसी चीजों से ये हमेशा अपने आप को अवॉइड रहता है। ठीक है ना, रिलीजियस चीजों से थोड़ा अलग रहता है, यानी ऐसी चीजें जो इस चीज की तरफ इशारा करें कि ये वीकनेस है। अकॉर्डिंग टू दिस इमोशनल थिंग्स ऑल आर द सिंबल ऑफ वीकनेस। तो ये हमेशा इसी चीज में रहता है, जिसके कारण ये रिगिड हो गया है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही क्रूर तरीके का व्यक्ति हो गया है, इसको किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इवन देन अपनी वाइफ्स के साथ में ये बहुत मारपीट करता है। ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट फ्लॉ इज हिज इनेबिलिटी टू अडॉप्ट और कंप्रोमाइज। ये किसी चीज को अडॉप्ट यानी कि अपने आप में संयमित नहीं कर पाता, किसी भी बात से कंप्रोमाइज नहीं कर पाता, बस अपनी सोच लेता है कि मुझे ये करना है तो करना है, लीडिंग टू हिज इवेंचुअल सुसाइड। और इसी के चलते हुए जब एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसको लगता है कि अब मैं हारने वाला हूं, तो कहीं मैं कमजोर साबित ना हो जाऊं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए खुद अपने आप को मार लेता है। ठीक है ना, और यहाँ पर इग्बू सोसाइटी में सुसाइड करना एक हीनियन क्राइम है। ठीक है ना, एक ऐसा क्राइम है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसकी डेड बॉडी को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छू सकता जो उच्च रैंक पर हो, यानी कि टाइटल्ड हो, मतलब एक अच्छे स्टेटस का व्यक्ति उसकी डेड बॉडी को नहीं छू सकता। इवन देन उसका फैमिलियर पर्सन उस डेड बॉडी को नहीं छू सकता, कोई बाहरी व्यक्ति ही उस डेड बॉडी को खींच कर ले जाएगा। तो इसकी डेड बॉडी को जो कॉलोनियल थे यानी कि मजिस्ट्रेट थे वो ही खींच कर ले गए थे, बाकी कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ओ कॉन्क्वो इज पॉलीगेमस। ये क्या था? इसकी बहुत सारी बीवियां थी। ठीक है ना, और ये बहुत सारी बीवी होना क्या था? इसके वेल्थ की निशानी थी कि ये बहुत पैसा वाला है। ही रूल्स हिज कंपाउंड स्ट्रिक्टली। जहां पर इसकी फैमिली रहती थी उस कंपाउंड को ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल करता था। इवन देन रिसोर्टिंग टू वायलेंस। कभी कभी तो इसको अपने कंपाउंड को, जहां पर इसके बीवी बच्चे रहते थे, तीन बीवियां और 10 बच्चे रहते थे। ठीक है ना, यहाँ पर 3 का तो नेम मेंशन है, बाकी का नेम मेंशन नहीं है। तो उन सभी को बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल ओवर करता था, भले ही इसको मारपीट का सहारा लेना पड़े। ठीक है, ही बीट्स हिज यंग वाइफ वंस अपॉन अ टाइम। एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी यंगेस्ट वाइफ यानी सबसे छोटी बीवी ओजिगू, इसको बहुत ज्यादा पीटता है। और पीटता भी उस समय पर है जब वीक ऑफ पीस चल रहा था, यानी एक बोल सकते हैं धार्मिक आयोजन होता है इस सप्ताह में। उस सप्ताह के टाइम पर ही वो अपनी बीवी को, यंगेस्ट वाइफ ओजिगो को पीटता है। ब्रेकिंग अ मेजर रिलीजियस लॉ, यहाँ पर क्या था? धार्मिक कानून तोड़ता है। ही लेटर शेवरली बीट्स एंड पॉइंट्स अगन। इसके बाद में वो फिर एक बार एक और कहानी होती है जब ये अपनी बीवी पर, सेकंड बीवी पर, एक बीवी पर, ठीक है ना, एक वैफी पर गन तान देता है, मारता भी है और गन तान देता, बंदूक लगा देता उसकी खोपड़ी पे, कभी मार दूंगा, बस मारने वाला ही होता है। बट हाउ किसी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। किस बात पर? एक बनाना ट्री की पत्ती तोड़ने के ऊपर, यानी कि केले की पत्ती तोड़ने पर उसको इतना गुस्सा आ गया था। वो मैं चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। कि अपनी बीवी एक वैफी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है ओवर अ ट्राइबल डिसएग्रीमेंट अबाउट अ बनाना ट्री। ठीक है, ओ कॉन्को कॉन्स्टेंटली नेक्स एंड बीट्स नोवे। इसका जो बेटा है, ठीक है ना, एल्डर सन है,
अपने बड़े बेटे को भी बहुत मारता है, ठीक है ना। मारता क्यों है? इसको ऐसा लगता है कि इसका जो बेटा है कहीं इसके बाप जैसा ना हो जाए। इसका बाप कैसा था? कमजोर था और बहुत ही शाई था, एक तरीके से महिलाओं जैसी आदत थी उसकी, मर्द नहीं था, मतलब ताकतवर नहीं था। तो ये क्या था? नोवी को बहुत मारता था, नोवी को बहुत मारता था। फियरिंग हिज टू जेंटल एंड विल टर्न लाइक ओनोका, कहीं कि वो अपने फादर जैसे, उसके फादर जैसा ना हो जाए। ही सीज नोवी सेंसिटिविटी, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। एंड प्रेफरेंस फॉर हिज मदर्स स्टोरीज एज वीकनेस, उसकी जो माँ थी नोवे की, वो उसको स्टोरियां सुनाती थी, ठीक है ना। और स्टोरी सुनाना अकॉर्डिंग टू ओकोंको एक वीकनेस था, यानी कि लोग स्टोरी सुनते हैं मजे के लिए और उसे स्टोरियां सुनकर ही खुशी मिलती थी, ये उसके लिए एक वीकनेस का सिंबल था। तो इस बात से भी वह बहुत नाराज होता था कि अपनी माँ की गोद में लेट के हमेशा स्टोरियां सुनता रहता है, ठीक है ना। यानी कि पुरुषों वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, तो इसलिए भी वो उससे हमेशा नाराज रहता था और हमेशा मारता पीटता था कि भाई मेरे जैसा बन जा। लेकिन उसको डर था कि कहीं ये मेरे फादर जैसा ना बन जाए, डर पाऊं। तो ये उसके बेटे और उसके बीच के रिलेशन कुछ इस तरीके थे, ठीक। एंड हिज डिसअपॉइंटमेंट कल्मिनेट्स इन डिसऑनिंग नोवी आफ्टर द बॉय कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, सीइंग इट एज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ बिट्रियल एंड वीकनेस। अच्छा, उसका सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट आता है वो जब आता है जब उसको ये पता पड़ता है कि नोवी ने क्या कर लिया है, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो क्यों गया था? क्योंकि उसको ये जो इग्बू सोसाइटी के जो कस्टम्स थे वो पसंद नहीं थे, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको लगा कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, सोलेस है, शांति है और लोग वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दैट इज़ वाई वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसके बाप को यानी कि ओकोंको को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्या होता है, ओकोंको डेवलप्स जीनियन अनकैरेक्टरिस्टिक फाउंडनेस फॉर एके मैफोना। एक कैरेक्टर और आता है यहाँ पे, एके मैफोना। कैरेक्टर्स को हम अभी और डिस्कस करेंगे, पहले तो हम सिर्फ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे उससे संबंधित कोई चीज अगर एग्जाम में आती है तो आप उसे आसानी से कर पाए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, एके में फुना एक और कैरेक्टर आता है जो कि एक बच्चा होता है, उसको ये अपने घर लेकर आता है। इसकी कहानी क्या है कि एक डिबेट होती है, यानी कि एक बहस होती है, एक जजमेंट होता है। तो जजमेंट में एक पड़ोसी ट्राइब थी, उस पड़ोसी ट्राइब ने जहां पर हमारा हीरो रहता है, ठीक है ना, ओकोंको, उस ट्राइब के एक महिला को मार दिया था। अब उस महिला को मारने के बदले में क्या हुआ, एक फैसला लिया गया कि जिस व्यक्ति की महिला को मारा गया है उस व्यक्ति के लिए एक वर्जिन लड़की का प्रबंध करेंगे वो लोग और एक लड़का प्रदान करेंगे। तो लड़का जो था वो ओकोंको के घर पे रहता है और वर्जिन लड़की उस व्यक्ति के घर पहुंचा दी जाती है जिसकी बीवी को मार दिया गया था। बदले में ये फैसला लिया गया था, ठीक है ना। तो ओकोंको डेवलप जेन्युइन अनकैरेक्टरिस्टिक फॉन्डनेस फॉर एके मैफोना हु कॉल्स हिम फादर। जब ये बच्चा यहाँ पे रहता है तो इसकी इससे बहुत ज्यादा पटती है, क्योंकि इसके अंदर वे सारी क्वालिटी थी जो ये अपने बच्चे में चाहता था। दैट इज वाई उसका जो फाउंडिंग नेचर है वो बढ़ जाता है, इसको बहुत अच्छा लगने लगता है ये लड़का, और ये लड़का भी उसको फादर कह के बुलाने लगता है। एंड इंस्पायर नोवी टू बी मोर मैनली। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि एके मैफोना और ओकोंको दोनों की मिलती है, अच्छी खासी चलती है, लेकिन इसका जो ओकोंको का जो बेटा है, एल्डर सन है नोवे, इसकी भी इससे बहुत अच्छी चलती है। एके मैफोना को नोवे बड़ा भाई समझता है क्योंकि इसकी जो आदतें हैं नोवे को बहुत पसंद आती हैं, ठीक है ना। ये मोरल है, सेंसिटिव भी है, सारी क्वालिटी है इसके अंदर, जो ओकोंको वो चाहता है वो क्वालिटी भी है इसके अंदर, और एक सही व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है वो भी उसके अंदर है। इस वजह से नोवी अपने पिता से ज्यादा इस लड़के से प्रभावित रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेस्पाइट द ऑरिकल, अभी कहानी ऐसी भी आती है इसमें कि ऑरिकल एक वार्निंग देता है कि एके मैफोना को मार दिया जाए, एके मैफोना को मार दिया जाए क्योंकि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ का जो पूरा सिस्टम चलता है वो ऑरिकल की भविष्यवाणी पर, ऑरिकल की डिक्री पर चलता है, ऑरिकल के ऑर्डर्स पे चलता है। तो ऑरिकल ने ऑर्डर दे दिया कि इसको मार दिया जाए इस लड़के को। तो डेस्पाइट ऑरिकल्स वार्निंग एंड हिज इनर अफेक्शन
ओकोंक्वो पर्सनली स्ट्राइक द फेटल ब्लो अगेंस्ट एकेमेफुना ड्यूरिंग द बॉयज रिचुअल सेक्रीफाइस। अब देखिए, जो ऑरिकल था, ऑरिकल ने कहा कि इस बच्चे को मार दिया जाए, बट रिमेंबर दैट कि ओकोंक्वो यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको ये बाप बोलता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस रिचुअल में, मारने वाले में, क्योंकि लड़का तुमको फादर बोलता है। अगर तुम इसको मार दोगे तो ये रिलीजियस सिन होगा, धार्मिक पाप होगा। बट फिर भी जब ये इस लड़के को मारने के लिए जाते हैं तो एकेमेफुना को पता पड़ जाता है कि मुझे मारा जा रहा है, तो वो इसको बुलाता है, फादर फादर करके बुलाता है। तो इसको दया आने की बजाय, मतलब उस पर तरस आने की बजाय, ये खुद उसको मार देता है। किस लिए मार देता है कि कहीं लोग ये न कहें कि ओकोंक्वो कमजोर है, यानी कि भावनात्मक रूप से कमजोर है। अपने आप को मर्द साबित करने के लिए वो उसको अपने हाथों से मार देता है, अपनी कुल्हाड़ी से, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि उसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। भले ही ऑरिकल ने मना कर दिया था कि तुम मत मारना, बाकी लोग मारेंगे, ठीक है। तो ही डज दिस सोलली बिकॉज ही फियर्स बीइंग सीन एज वीक और अफ्रेड बाय हिज फीलो क्लेंसमैन। उसने ऐसा इसलिए किया कि कहीं उसके जो समुदाय के लोग हैं उसको डरपोक न समझें, इमोशनल न समझें, और उसका जो रुतबा है वो घट न जाए। नेक्स्ट आगे क्या होता है, इसके अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं वो इस प्रोटैगनिस्ट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक में चल रही है कि इसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, कहानी नहीं है ये, सिर्फ उसके कैरेक्टर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ओकोंक्वोज फेवरेट चाइल्ड, अब एक फैमिली में एक बच्चा इसका फेवरेट चाइल्ड है, बच्चा है जिसको ये हमेशा ये चाहता था कि ये काश लड़का होता, यानी कि एक बच्ची है इसकी, उसको ये बहुत अच्छा, वो बच्ची से बहुत अच्छी लगती है, यानी सबसे फेवरेट है पूरे 10 चिल्ड्रन में। लेकिन इसकी तमन्ना ये थी कि काश ये लड़का होता, क्योंकि उसके अंदर सभी क्वालिटी फायर्स हैं, खतरनाक वाली हैं, यानी कि जो क्वालिटी इसको लड़कों में चाहिए वो सारी क्वालिटी उसको उस लड़की में दिखती हैं। तो ये कामना करता है काश ये लड़की एक लड़का होती। इसका नाम क्या होता है, एजिनमा, ठीक है ना, एजिनमा इसका नाम होता है। वेन एजिनमा फाल्सिल, इससे इतना ज्यादा लगाव है ओकोंक्वो को कि एक टाइम जब ये बीमार पड़ जाती है तो इसके अंदर वैसे तो फीलिंग्स नहीं है किसी के अंदर, कहीं पर किसी तरीके का इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बट एजिनमा के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इसको। जब ये बीमार पड़ जाती है तो इसके लिए इमोशनल हो जाता है किसी तरीके से, और जब लगता है कि इसको कोई सही नहीं कर सकता तो कुछ स्पेशल टाइप के हर्ब्स यानी कि पत्तियां, जड़ी बूटियां वगैरह हैं वो ये लेकर आता है इसके लिए। तो एक बार सिर्फ इस कहानी में, पूरे नोवेल में इसका अटैचमेंट दिखाया गया है कि ये भी इमोशनल है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भावनाएं हैं, ठीक है। ही बिगेन हिज कैरियर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चलता है कि बाद में जब इसको बैनिश कर दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है गांव से, उसके बाद में क्या होता है, ही बिगेन हिज कैरियर बाय बोरोविंग 800 सीड जाम्स। इसने अपना जो कैरियर है वो 800 यानी इसका जो शुरुआती कैरियर उसका बैकग्राउंड बताया रहा है कि 800 सीड जाम्स यानी कि रतालू के 800 सीड्स इसने बोरो किए थे। ए मैंस क्रॉप एंड सिंबल ऑफ वेल्थ। यहाँ पर जो याम है यानी कि जो रतालू की जो खेती होती है, जो लोग रतालू करते हैं वे लोग प्रॉस्परस होते हैं, धनवान होते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो इसने 800 सीड्स याम परचेज बोरो किए और इसी से खेती की। हालांकि खेती बहुत अच्छी नहीं हुई, ठीक है ना, वेस्ट हो गई। फ्रॉम अ वेल्दी मैन, इस नेम को याद रखेंगे कि इसने इस व्यक्ति से ये सीड्स बोरो किए थे और खेती की थी, ठीक है ना, ये भी वेल्दी मैन है और ये इसका कौन है, ये इसका फ्रेंड है। एंड सर्वाइव अ टेरिबल फर्स्ट हार्वेस्ट थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, यानी इसकी जो पहली फसल होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एक तरीके से, बट फिर भी ये सर्वाइव कर जाता है एंड एटलीस्ट फिर बाद में ये पैसे वाला हो जाता है। बार बार जब इसकी डिटर्मिनेशन इतनी तगड़ी थी, इतना ज्यादा मेहनती था ये कि एटलीस्ट ये सक्सेस हो जाता है, जो बहुत पैसे वाला फार्मर बन जाता है, ठीक है। ही बिल्ड हिज सक्सेस फ्रॉम नथिंग टू बिकम अ वेल्दी फार्मर। इसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं से ये एक बहुत ही वेल्दी फार्मर बनता है। विद 2 लार्ज बार्न ऑफ यार्न्स, यानी कि इसके पास 2 बार्न्स थे याम के, रतालू के, उनके साथ में ये बन जाता है। इसके पास 3 बीबियां हैं, ठीक है ना, 3 बीबियां हैं। एंड
10 चिल्ड्रन हैं। क्वेश्चन आ जाए कितने, तो 10 चिल्ड्रन है इसके पास। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसके कितने बच्चे हैं, तो टोटल 10 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है इसके। एंड अ लार्ज कंपाउंड, और एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, लिविंग कंपाउंड है। हिज स्टेटस इज रिकग्नाइज्ड बाय हिज अटेनमेंट ऑफ 2 टाइटल्स इन द क्लैन। एक तो ये क्या है, क्लैन में एक बहुत अच्छा मतलब ओहदा है इसका, और एक ये जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैं जो जजमेंट करती हैं सोसाइटी में, लोगों का न्याय करती हैं, उन स्पिरिट में भी इसको एक जगह मिली है। ये भी स्पिरिट के साथ में बैठकर न्याय करता है, ठीक है। तो इसको 2 टाइटल मिले हैं। नेक्स्ट, हिज रेपुटेशन वाज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन हिज यूथ। अब कहानी थोड़ी, मैं यानी इसके वे सारे पॉइंट बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है कि इसने ये सब कुछ इस्टेब्लिश कैसे किया, ये सब कुछ पाया कैसे। तो कहानी थोड़ी बैकग्राउंड की है कि हिज रेपुटेशन वाज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन हिज यूथ, यानी जवानी में ही इसकी रेपुटेशन मिल गई थी। जब उसने एक एमिलेंज, एक नाम याद रखेंगे, एमिलेंज कैट, ये एक रेसलर है, ठीक है ना, एमिलेंज द कैट, ये एक रेसलर है, द विलेज अनडिफीटेड रेसलिंग चैंपियन है, ठीक है ना। इसको इसने हराया था, किसने, ओ कॉन्कोबो ने, एक रेसलिंग में इस चैंपियन को, जिसको पूरे टाउन में, पूरे स्टेट में, पूरी किंगडम में कोई नहीं हरा पाता था, इस व्यक्ति को इसने हराया था। तब से इसको ये ओहदा मिल गया रेसलर का, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी रेसलर का। दिस एक्ट ब्रॉट हिम इमेंस फेम दैट ग्रू लाइक अ बुश फायर इन द हर्मेटन, यानी कि इस काम के बाद में तो ये बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया जाने लगा, लोग इसकी तारीफ करने लगे, और इसका ओहदा जो था वो बहुत बढ़ गया, ठीक है। ही इज फायर्स फाइटर, बहुत खतरनाक फाइटर था। नॉन फॉर हिज करेज, अपने साहस के लिए जाना जाता था। एंड फॉर हैविंग ब्रॉट 5 ह्यूमन हेड्स होम फ्रॉम बैटल, और जब भी ये युद्ध पे जाता था तब बहुत खतरनाक तरीके से लड़ता था। ये 5 लोगों के सिर काट कर अपने घर लेकर आया है युद्ध में जब जब गया। टोटल ऑफ 5 हेड्स, ठीक है ना, याद रखेंगे, 5 हेड फ्रॉम द बैटल्स। ही बिकेम वन ऑफ द 9 एगुओ। अब देखिए यहां पर याद रखेंगे ये क्या है जो मैंने आपको बताया कि इसको जो टाइटल मिले हैं वो क्या है। इसको एगुओ जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैं उनके बीच में इसको जगह मिली है, इसको भी एंसेस्ट्रल स्पिरिट में शामिल कर दिया गया, जीते जी। तो ये इतना बड़ा टाइटल इसको मिल गया है। ही बिकम्स वन ऑफ द 9, ये टोटल 9 का ग्रुप होता है, याद रखेंगे 9 का, ये जो जजमेंट करते हैं 9 होते हैं। तो इन 9 में से एक ओकॉन्क्वो भी हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं मास्क्ड एंसेस्ट्रल स्पिरिट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि क्या ओकॉन्क्वो एक मास्क्ड एंसेस्ट्रल स्पिरिट था, उनमें शामिल था, तो ऑफकोर्स ही इज वन ऑफ 9 मास्क्ड एंसेस्ट्रल स्पिरिट, ठीक है। हु प्रिसाइड ओवर द जुडिशियल सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम में दखलंदाजी कर सकता था। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज हाई स्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये चीज इस चीज को दिखाती है कि इसका जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, ठीक है, यानी इसको बहुत अच्छा ओहदा मिल चुका है। कि अब देखिए, अब बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बाद में क्या होता है, ही इज बेनिस्ड फ्रॉम ओमोफिया। एक टाइम ऐसा भी आता है जब इसको ओमोफिया से दरकिनार कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है इसका, इतनी बड़ी रैंक, और फिर इसको गांव से निकाल दिया जाता है। रीजन क्या होता है समझिएगा, 7 ईयर्स के लिए इसको गांव से दखल अंदाज कर दिया जाता है। आफ्टर हिज गन एक्सीडेंटली एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग अ फ्यूनरल, एक फ्यूनरल हो रहा होता है, उस फ्यूनरल में क्या है, लोग गन से मरने वाले व्यक्ति को सम्मान दे रहे थे, ठीक है ना, लेकिन इसकी गन क्या होती है, एक्सप्लोड हो जाती है, और जिस व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा था मरने के बाद में, उसी व्यक्ति के 16 साल के बच्चे की जान चली जाती है इसकी बंदूक के फटने से। किलिंग अ क्लैंसमैन 16 ईयर ओल्ड सन, और ये क्या है, एक फेमिनाइन क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉडेज। अर्थ गॉडेज इससे बहुत ज्यादा नाराज होती हैं, और ये बहुत ज्यादा हीनियन क्राइम हो जाता है। इसी क्राइम की रिपेंटेंस के लिए इसको क्या किया जाता है, 7 ईयर के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता है। 7 ईयर के लिए गांव छोड़कर ये जाता कहाँ है, अपने मैटरनल विलेज में, यानी अपने ननिहाल में इसको जाना पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। सो ही फ्लीज विद हिज फैमिली टू हिज मदर्स विलेज नेम मवांता, ये अपनी माँ के गांव मवांता चला जाता है,
जहां पर इसके जो मैटरनल अंकल हैं यानी इसके मामा हैं उचेंदू, वो इसका स्वागत करते हैं एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ द कंफर्टिंग कंसेप्ट ऑफ नैनका। एक कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है नैनका, जिसको मदर इज सुप्रीम टाइटल के रूप में भी देखा जाता है। मैं इसको यहाँ पर ऑरली छोटे से रूप में बता देता हूं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं। नैनका मदर इज सुप्रीम, ये 3 तरीके से काम करता है, एज अ पर्सन, एज अ आइडेंटिटी और एज अ कंसेप्ट। यहां पर चिनुआ अचेबे ने इस नैनका को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मदर इज सुप्रीम जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। क्या चिनुआ अचेबे ने कहा है कि व्हेन यू आर इन प्रॉस्परस कंडीशन देन यू हैड योर पैटर्नल लैंड। जब तुम प्रॉस्परस कंडीशन में हो तब अपने फादर की जगह पर एंजॉय करते हो, अपने पिता के यहाँ पे रहते हो, पिता के यहाँ पर तुम्हें खुशी मिलती है जब तुम संपदा में होते हो, संपन्न होते हो, खुश होते हो। बट वेन एवर यू फेस एनी सर्कमस्टेंसेस जस्ट लाइक इलनेस एंड पॉवर्टी और किसी तरीके की कोई गरीबी, इकोनॉमिकल वीकनेस, तब तुमको जो सोलेस मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो केवल ननिहाल में मिल सकती है। तो माँ की गोद में ही तुमको कष्ट के समय पर आनंद मिलेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट यहाँ पर चिनुआ अचेबे ने बताया है और एग्जैक्टली आज के टाइम में भी यही होता है। बच्चा अगर घर पे अच्छा नहीं लगता ना तो कहाँ भेजा जाता है, ननिहाल में, ठीक है। सो ओकोंको's रिटर्न, ओकोंको जो है यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो रिटर्न होता है बाद में 7 साल के बाद में जब रिटर्न होता है, ब्रिंग हिम फेस टू फेस विद द इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रॉट बाई ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। 7 साल बाद ये तो खुशी में आता है अपने गांव, बट यहाँ पर एक ऐसा अपरिवर्तनीय घटनाक्रम देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था गांव का वो क्रिश्चियनिटी में आ चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है या क्रिश्चियन के दबाव में चल रहा है। सभी चीजों पर जो रूल ओवर हो गया है वो किसका हो गया है, यूरोपियन लोगों का, यानी कि वाइट का मतलब गोरों का, मतलब ब्रिटिश लोगों का राज हो गया है, सब कुछ कैप्चर कर लिया गया है। तो डायरेक्टली अब इसके पास एक ही चांस था कि ये उन सभी को मार दे, उनको भगा दे, उनसे युद्ध कर ले। करता भी है, बट जब इसको ऐसा लगता है कि इसने 7-8 लोग जो आए थे इसको पकड़ने के लिए, इसकी सभा को पकड़ने के लिए, तो इसने तो उनको मारना शुरू कर दिया। एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार भी दिया था, बट इसके जो क्लैंसमैन थे, इसके समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने बाकी के जो लोग थे उनको जाने दिया। तब ये समझ गया कि अब मेरा समुदाय मेरे साथ नहीं है और मैं अकेला हो गया हूं। तो कमिश्नर इसको पकड़ने के लिए आता है, लगता है इसको कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो मेरी कमजोरियां साबित होंगी, लोग मुझे कमजोर साबित करेंगे, तो अपने आप को हैंग कर लेता है और सुसाइड कर लेता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ये कमजोर ना हो जाए। तो ये समझ में आ गया आपको, हमने इसका कैरेक्टर एनालिसिस कर लिया। अब हम इसके कंपाउंड यानी हायरेसी, इसके पास क्या क्या संपदा है, किस तरीके से इसका जीवन रहन सहन है, घर में क्या क्या है, उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ओके, कौन है, प्रकृति शर्मा, गुड आफ्टरनून सभी को। डोंट वरी, कमेंट करने से कोई वो नहीं, मैं आप कमेंट अभी ले भी नहीं रहा हूं क्योंकि मैं केवल डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बस आप ध्यान से इसको तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुई है, आज हमारे पास कंटेंट बहुत है और मुझे लगता है कि आज की इस क्लास में ये पूरा पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा नोवेल है, मैं काफी डिटेल में इसको लेके चल रहा हूं। तो द हायरेसी ऑफ ओकोंको's कंपाउंड, इसके कंपाउंड में है क्या क्या है, किस तरीके से ये रहता है, ठीक है। तो ओकोंको हैज 3 वाइफ्स ईच लिविंग इन हर ओन हट, अपने अपने हट में, अपने अपने झोंपड़ों में तीनों वाइफ रहती हैं, विद हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में। याद रखेंगे इसके टोटल 10 चिल्ड्रन हैं, कितने हैं, 10 बच्चे हैं जो लिविंग हैं, एंड चिल्ड्रन फॉर्मिंग एन ऑर्डर्ड बट टेंस फैमिली यूनिट विद हिज कंपाउंड। अपनी फैमिली में ये सभी को स्ट्रिक्टली रूल ओवर करता है, चाहे बच्चे हों चाहे बीबियां हों, ठीक है ना, मतलब कोई भी ऑर्डर ब्रेक नहीं हो सकता। ये इसकी 3 बीवियों का परिचय लेते हैं, किस तरीके से इनकी बीवियां हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ये उनके साथ में रहता है। तो द फर्स्ट वाइफ कौन है, इसका जो एल्डर सन है नोवे, उसकी माँ है, ये याद रखेंगे कौन है, नोवे की माँ कौन है, इसकी फर्स्ट वाइफ है, यानी इसकी पहली बीवी। तो आइडेंटिटी एंड रोल, इसका रोल क्या है,
अचीवी डज नॉट गिव द फर्स्ट वाइफ अ पर्सनल नेम। अचीवी ने इसकी पहली बीवी को कोई पर्सनल नेम से कॉल नहीं किया है। इट इज जनरली रिकग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वाइफ, पहली बीवी। और ये पहली बीवी होने का जो टाइटल होता है ना, यही अपने आप में एप्रिसिएट करने लायक है, क्योंकि वो पहली बीवी है, फर्स्ट बीवी है, यही उसकी सीनियरिटी है कि वो फर्स्ट वाइफ है। यहाँ पर अचीवी ने ये यहाँ पर प्रूव किया है कि फर्स्ट वाइफ का मतलब ही सीनियरिटी है रैंक में। सो ऑफन रेफर टू हर सिंपली एज द फर्स्ट वाइफ। दिस हाईलाइट्स हर प्राइमरी रोल एज द सीनियर वाइफ एंड मदर ऑफ द एल्डेस्ट सन नोवे। सबसे बड़े बेटे की माँ है ये। शी होल्ड द हाईएस्ट रैंक एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपाउंड। इसकी सबसे हाईएस्ट रैंक है कंपाउंड में, यानी सर्वश्रेष्ठ है ये पूरे फैमिली में। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपाउंड, और इसके पास सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, अब रिलेशनशिप विद ओकोंको, इसके साथ इसका जो ओकोंको है उसके साथ किस तरीके का संबंध है, कैसे रहती है ये। शी इज रेस्पेक्टफुल बट डिस्टेंट, करेक्टराइज बाई हर एडहेरेंस टू ड्यूटी, यानी कि ड्यूटीफुल है, कर्तव्य परायण है, रेस्पेक्टफुल है लेकिन दुखी भी रहती है। शी इज हार्ड वर्कर, मेहनती है, एंड लॉयल वाइफ, और लॉयल वाइफ है। बट शी लिव्स अंडर द कॉन्स्टेंट शैडो ऑफ ओकोंको's टेम्पर, लेकिन ये हमेशा ही ओकोंको का जो टेम्परेचर है, उसका जो गुस्सा है, उसको इसे सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी है और इसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, यही हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। तो ओकोंको का जो गुस्सा है इस पर सबसे ज्यादा उतरता है, तो ये हमेशा उस चीज से दबी रहती है, ठीक है ना, ओकोंको के टेम्परेचर से। शी इज द मदर ऑफ नोवे, नोवे की माँ है, एंड दस बियर्स द बर्डन ऑफ ओकोंको's फ्रस्ट्रेशन ओवर हिज सन्स परसीव्ड वीकनेस। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो नोवे है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, अपनी माँ से कहानियां सुनता है, और उसके अंदर ओकोंको को ऐसा लगता है कि वीकनेस है, मर्दानगी नहीं है, मर्दों जैसी आदत नहीं है। तो इस चीज का फ्रस्ट्रेशन रहता है उसे कि कहीं ये मेरे पिता जैसा ही बेवकूफ, नालायक, लेजी, आलसी न हो जाए, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी। इस डर से वो इसका फ्रस्ट्रेशन इसकी माँ पर निकालता है कि बेटा तुम्हारा है, तुमने इसको ऐसा बनाया क्यों है, तुम्हें इसको मजबूत बनाना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से भी ये यानी कि गुस्से का शिकार रहती है। शी डिस्प्लेज मैटरनल काइंडनेस, अब भाई माँ है तो इसके अंदर मैटरनल काइंडनेस है, ठीक है ना। और जो बच्चा लाया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है दूसरी ट्राइब से, एके मेफना, इसके प्रति भी इसका मैटरनल काइंडनेस बहुत है, ठीक है ना, इसको भी ये बहुत प्यार करती है। व्हेन ही फर्स्ट अराइव्स, इंटीग्रेटिंग हिम इनटू द फैमिली एंड ऑफरिंग हिम फूड, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर हाउ द ऑर्डर वाइफ्स ट्रीट द बॉय। यानी कि यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक ही मेफना जब घर में लाया जाता है तो ये उसके साथ में भी अफेक्शनेट रहती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं करती है, खाना खिलाती है, ठीक है ना, उससे लाड़ प्यार करती है, और इस चीज को भी सहज करती है कि बाकी की जो बीवियां हैं वो इसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, मतलब सब लोग उसकी देखभाल करेंगे, ये सुनिश्चित करती है कौन, इसकी पहली बीवी। व्हेन ओकोंको ब्रिंग्स अ न्यू ट्रॉफी, यानी जब पहली बार ओकोंको एक ट्रॉफी लेकर आता है, ट्रॉफी का मतलब जानते हैं, अ ह्यूमन हेड, एक बैटल फील्ड में जाता है, लड़ाई में जाता है, एक आदमी का सर काट लाता है। तो जब किसी का सर काट के लाता है कोई योद्धा, तो इस इग्बू सोसाइटी में क्या है, सेलिब्रेशन होता है। तो ये जो सर लाकर देता है ये अपनी पहली बीवी को देता है, ठीक है। तो व्हेन ओकोंको ब्रिंग अ न्यू ट्रॉफी, अ ह्यूमन हेड, बैक फ्रॉम अ वॉर, ही ओनली सेलिब्रेट विद द फर्स्ट वाइफ एंड इट रीइंफोर्स हर सीनियर स्टेटस इन हिज पब्लिक लाइफ। और इससे यहाँ पर हमें ये पता पड़ता है कि उसका जो स्टेटस है वो कैसा है, सीनियर है पूरे कंपाउंड में, उसको ज्यादा मानता है ये, और सबसे पहले उसको मौका मिलता है हर चीज का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एके वेफी, एक और वाइफ है जिसका नाम है एके वेफी, द पैशनेट और करेजियस वाइफ है ये। आइडेंटिटी एंड रोल समझिए इसका क्या रोल है। एकेवेफी इज ओकोंको's सेकंड वाइफ एंड द मदर ऑफ एजन्मा। ये एजन्मा जो इसकी बेटी है, जिसको ये सबसे ज्यादा पसंद करता है, इसकी फेवरेट चाइल्ड है फैमिली में, ये उसकी माँ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा अगर आपका फेवरेट, मान लो कि एक
पॉलीगैमी सिस्टम हो, वहाँ पर बहुत सारी बीवियाँ हो किसी की, और उनमें बहुत सारे बच्चे हों, एक बच्चा ऐसा हो जो फादर का बहुत ज़्यादा चहेता हो, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा चहेता है उसकी माँ भी चहेती होगी, डेफिनेट सी बात है। तो जो एक्विएफी है वो काफ़ी पसंद है क्योंकि इसने एजिनमा को जन्म दिया है। एक्विएफी की जो लाइफ है काफ़ी ट्रेजिक भी है। तो एजिनमा हिज फेवरेट चाइल्ड, वो कॉन्कवो की फेवरेट चाइल्ड है एजिनमा, ये उसकी माँ है, सेकंड वाइफ। हर स्टोरी इज द मोस्ट डिटेल्ड ऑफ 3 वाइफ्स, इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है इस पूरे नॉवेल में, क्योंकि इसकी बेटी है जो कि मोस्ट फेवरेट है उसकी। इसका बैकग्राउंड स्टोरी समझिएगा, बैकग्राउंड स्टोरी इसकी ऐसे कैसे शादी हुई थी, तो रोमांस एंड रिवलरी दोनों चीजें शामिल हैं एक्विएफी और ओ कॉन्कवो के रिलेशनशिप में। शी वॉज वंस द विलेज ब्यूटी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी एक बार जब ओ कॉन्कवो गरीब था। जब ओ कॉन्कवो बहुत गरीब था, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लोग इस पे मरते थे। तो हुआ क्या, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नाम, पैसा और ओहदा, इन्हीं चीजों को वरीयता दी जाती है। तो ओ कॉन्कवो के पास कुछ नहीं था, ओ कॉन्कवो इसको शादी करना चाहता था, बट उस समय पर इसका पैसा नहीं था। दैट इज वाई इस लड़की ने किसी और से शादी कर ली जो पैसे वाला था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, शी वॉज वंस द विलेज ब्यूटी एंड रेन अवे फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड टू बी विद ओ कॉन्कवो, लेकिन बाद में ये अपने पहले हस्बैंड को छोड़कर ओ कॉन्कवो के साथ में भाग आई। She was attracted to his strength and powers, prowess, particularly after watching him defeat the great wrestler Emlyn the Cat। ठीक है ना, यानी पहले इसने शादी किसी और से कर ली क्योंकि ओ कॉन्कवो के पास कुछ था नहीं। ओ कॉन्कवो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है उससे कुछ कहने का अधिकार भी नहीं होता, लोग इसकी बातों को तवज्जो नहीं देते। और आज के मॉडर्न डे में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा लड़का जिसके पास कुछ नहीं हो, पैसा नहीं हो, नाम नहीं हो, फेम नहीं हो, नौकरी नहीं हो, वो किसी भी व्यक्ति से, यानी किसी भी महिला से, किसी भी गर्ल से ये नहीं बोल सकता कि वो उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है उसको या तो मतलब उसकी इंसल्ट करी जाएगी या उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए वो कॉन्कवो ने नहीं किया, उसकी शादी किसी और से होगी। बट जब उसने एक दिन रेसलिंग में महान रेसलर को हरा दिया, तो जो लड़की से वो बोल नहीं पाया था कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो खुद उसके साथ में भाग के चली आई अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी है, इस रेसलर को हराया था, इस रेसलर को। तो दिस शो अ स्पार्क ऑफ इंडिपेंडेंट विल, इस नोवेल में ये भी दिखाया गया है कि लोग अपनी इच्छाओं के प्रति कितने स्वतंत्र थे, कोई किसी को भी छोड़ सकता था, किसी को भी अपना सकता था। एंड प्रेफरेंस फॉर स्ट्रेंथ ओवर स्टेबिलिटी, और यहां पर यह भी दिखाया गया है कि स्टेबिलिटी से ज्यादा स्ट्रेंथ पर फोकस रहा था। यानी कि भले ही उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, बट जब उसने देखा कि ओ कॉन्कवो बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो उसके साथ में चली आई। तो प्रेफरेंस किसको मिला, स्टेबिलिटी को या स्ट्रेंथ को? प्रेफरेंस मिला स्ट्रेंथ को, ताकत को, क्योंकि जिसके पास ताकत है वो स्टेबिलिटी भी एक्वायर कर लेगा, धन भी एक्वायर कर लेगा, टाइटल भी एक्वायर कर लेगा, पूरे समाज को अपने कंट्रोल में भी कर लेगा, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप विद ओ कॉन्कवो। अब इसका रिलेशन कैसा है ओ कॉन्कवो के साथ में? ट्रबुलेंट एंड इमोशनल। भले ही ये सब कुछ है लेकिन फिर भी इसका रिलेशन ट्रबुलेंट और इमोशनल है, मतलब बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है इसको, बहुत ही भावुक है ये। दे ऑफन क्वेरल, ये हमेशा झगड़ते हैं। एंड हर स्पिरिट नेचर समटाइम स्पार्क हिज रेथ। अब क्योंकि ये इसका जो खुला मिजाज है, जो एक को छोड़ सकती है वो दूसरे को भी छोड़ सकती है ना। जो एक की नहीं हुई वो दूसरे की क्या होगी, यही तो एक प्रॉवर्ब है ना। तो ऐसा ही होता है इसकी जो बातें हैं ना, इसकी बातें ओ कॉन्कवो को इतना चुभती हैं कि ओ कॉन्कवो को इतना गुस्सा आता है कि इसको बहुत मारता है, तो पिटती रहती है हमेशा, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ द ऑगवेंजी। अब इसके साथ में एक घटना और होती है जो इसके लिए दुखद है, जीवन भर के लिए दुखद रहती है ये। ऑगवेंजी, ट्रेजेडी ऑफ द ऑगवेंजी, इसका मतलब समझिएगा, एक वैफी सफर्स द हार्टेक ऑफ हैविंग 9 चिल्ड्रन। इसके 9 बच्चे होते हैं, इसके 9 बच्चे होते हैं, ठीक है। 9 बच्चों में होता क्या है, हैविंग 9 चिल्ड्रन डाई इन इन्फेंसी, और ये होते ही मर जाते हैं। इसको बोला गया है ऑगवेंजी। क्या बोला गया है? ऑगवेंजी। ऑगवेंजी एक ऐसा बच्चा होता है दैट इज विकेड चिल्ड्रन
हु कंटिन्यूअली रिटर्न टू देयर मदर्स वॉर्म टू टॉर्मेंट हर, यानी एक ऐसा बच्चा जो शायद किसी तरीके का बदला लेने के लिए माँ के गर्भ में आता है, ठीक है, 9 महीने प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, पेट में दर्द झेलना पड़ता है माँ को, एंड आफ्टर ऑल पैदा होता है और पैदा होते ही मर जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा से गर्भ में आता है, 9 महीने दर्द झेलती है माँ, फिर पैदा होता है, फिर दोबारा मर जाता है, फिर से आता है। तो 9 टाइम्स वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है और बच्चा मर जाता है। एटलीस्ट फाइनली 10th टाइम वो किसको जन्म देती है, एक और बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना। 10वां बच्चा जो है उसका एजन्मा है, जो कि जीवित है। तो दिस सफरिंग बाइंड्स हर क्लोजली टू हर लास्ट सर्वाइविंग चाइल्ड एजन्मा, इसलिए ये अपने 10वें बच्चे से बहुत प्यार करती है। ये इसकी कहानी है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए। एंड की स्टोरी, एक्शन, करेज एंड डेविएशन, इसके बारे में कुछ इंसिडेंट है वो आप समझिएगा। एक इंसिडेंट इसके साथ होता है, द गन इंसिडेंट। द गन इंसिडेंट, ओकोंको वंस ट्राई टू शूट हर इन अ फिट ऑफ रेज ओवर अ बनाना ट्रीज। देखिए एक फेस्टिव होता है, सेलिब्रेशन होता है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इसमें जैसे बोला गया है। तो हार्वेस्ट सेलिब्रेशन में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जो पुरानी चीजें हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ ओकोंको के घर में चल रहा था, ऐसा ही कुछ ओकोंको के घर में चल रहा था। तो ओकोंको की जो बीवियां थी वो भी ये सब कुछ कर रही थी, तो इसकी जो सेकंड बीवी थी वो भी साफ सफाई कर रही थी। तो उसी कस्टम के चलते इसने क्या किया, एक केले के पेड़ के पत्ते तोड़ लिए थे। और ओकोंको को ये कस्टम बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिनसे कमजोरियों का अपीयरेंस हो गया, ये सारी कमजोरियों की निशानी है। तो ओकोंको को पहले से ही सारी चीजें पसंद नहीं थी, उसने एक केले के पत्ते और तोड़ लिए। छोटी सी बात पर वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने इसको बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, एटलीस्ट इसके सर पे गन तान दी। इसको मारने ही वाला था, बट हाउ ही कंट्रोल, किसी तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। द ऑरिकल्स जर्नी, एक कहानी इसके साथ में और है, ऑरिकल्स जर्नी। ये ऑरिकल तक की यात्रा करती है, इसकी जो सेकेंड वाइफ है ये ऑरिकल केव तक की यात्रा करती है। कब, व्हेन चीलो द प्रीस्टेस ऑफ एगवाला, चीलो याद रखेंगे ये कौन है, पुजारिन है। एगवाला यानी द ऑरिकल ऑफ द केव की पुजारिन है। इस पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट सवार रहती हैं, जैसे अपने यहाँ पे कहते नहीं कि भूत आ गया इस पे फलानी देवी आ रही है ना, सर लाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे इस पे भी देवियां रहती हैं, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स रहती हैं। तो चीलो द प्रीस्टेस ऑफ एगवाला द ऑरिकल डिमांड्स टू टेक एजन्मा अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये एजन्मा को देखना चाहती है, यानी इस पर सवार होकर, प्रीस्टेस पर सवार होकर ऑरिकल की जो स्पिरिट हैं वो एजन्मा को देखना चाहती हैं, एजन्मा को ऑरिकल में, टेंपल में ले जाना चाहती हैं। ये जब बोलती है चीलो के एजन्मा को बुलाया है टेंपल में, ठीक है ना। तो ये जो सोसाइटी है इतनी ज्यादा रिलीजियस है कि ऑरिकल की जो डिक्री है, मतलब ऑरिकल से कोई भी संदेश आता है उसको कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। तो ऑरिकल की आज्ञा है तो उसको जाना पड़ेगा एजन्मा को। तो एजन्मा को ले जाती है कौन, चीलो, अपनी पीठ पर बैठाल के, ठीक है ना। एक्वेफी इज कंज्यूम्ड बाई फियर, तो इसकी माँ को बहुत डर लगता है, भाई इकलौती संतान है, 10 बच्चों के बाद में, 9 बच्चों के बाद में एक बच्ची है। सो सी ब्रेवली फॉलोज द प्रीस्टेस फॉर माइल्स थ्रू द डार्कनेस, साइलेंटली प्लानिंग टू फाइट एनीवन हु ट्राई टू हार्म हर डॉटर। जब चीलो इसकी बेटी को पीठ पे बैठा के ले जाती है तो साइलेंटली थोड़ी दूर दूर ये चलती जाती है, ये सोच कर अगर चीलो ने मेरी बेटी के साथ में कुछ किया तो इसको मार दूंगी, या किसी और ने मेरी बेटी को कुछ करने की कोशिश करी तो उसको मार दूंगी। साइलेंटली चलती है, चीलो को पता नहीं पड़ता। आफ्टर सम टाइम जो ओकोंको है वो भी चलता है, हालांकि उसे किसी चीज से इतना लगाव नहीं है कि वो कमजोर साबित हो जाए, बट ये इसकी फेवरेट बच्ची है, फेवरेट बच्चा है, इस वजह से इसके प्रति उसकी जो संवेदना है वो थोड़ी जागृत हो जाती है। तो वो भी चलता है साइलेंटली, ये भी जाती है, ये सोच के कि हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो चीलो टेक्स एजन्मा अवे बिकॉज शी इज पॉजेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ एगवाला। ये स्पिरिट ऑफ एगवाला, एगवाला की आत्माओं से घिरी हुई है, इसके ऊपर यानी इसके अंदर एगवाला की आत्माएं हैं। तो और एगवाला द ऑरिकल हु वांट्स टू सी, ये यानी एजन्मा को देखना चाहते हैं। ये जो आत्माएं हैं
ये अजन्मा को देखना चाहते हैं। देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये कौन है? ये वो बच्चा है, यानी ये विकेट आत्मा है जो अपनी माँ को 9 बार परेशान किया इसने। किसने? अजन्मा ने। 10वीं बार में ये जीवित बची, यानी 9 बार इसने परेशान किया है। तो ऐसी आत्मा को ये जो स्पिरिट है वो देखना चाहती है कि आखिर ये कैसी बच्ची है। ऑरिकल हु वांट टू सी चीलो इज एक्टिंग अंडर द ऑरिकल्स कमांड। चीलो जो है सब कुछ कर रही है, किसकी कमांड पे कर रही है? ऑरिकल की कमांड पर कर रही है। एंड कैरी एजन्मा ऑन हर बैक, ये एजन्मा को अपनी पीठ पर बैठा कर ले के जाती है। टेक हर टू द ऑरिकल्स केव, कहां पर ले जाती है? ऑरिकल की केव में। चीलो टेक्स हर टू क्लींस हर, चीलो उसको साफ करने के लिए ले जाती है। बिलीविंग सी इज एन ऑगवेंजी, क्योंकि सबको भरोसा है कि ये लड़की कौन है? ये ऑगवेंजी है। ए चाइल्ड दैट इज बिलीव्ड टू बी रीबॉर्न टू द सेम पेरेंट मल्टीपल टाइम। ऑगवेंजी का मतलब क्या है? एक ही बच्चा जो एक ही माँ के गर्भ में बार बार आ रहा हो और पैदा होकर मर रहा हो, बार बार परेशान कर रहा हो, फिर पैदा हो रहा हो, फिर मर रहा हो। तो ऐसी बच्ची का जो सिन है उसको हटाने के लिए जो ऑरिकल स्पिरिट है वो उसको देखना चाहती है, इसलिए उसको ले जा रही है। एंड द ऑरिकल विशेज टू हेल्प हर, और ऑरिकल जो है वो उसकी हेल्प करना चाहती है। ठीक है, ये रीजन था इसको ले जाने का। याद रखना, हर पॉइंट को बारीकी से बता रहा हूं। एल्दो ओकोंको एंड हिज वाइफ एक्वेफी सीक्रेटली फॉलो देम, दे डोंट इंटरफियर विद द रिचुअल एज दे आर टू अफ्रेड ऑफ द ऑरिकल्स पावर। भले ही वो उसको ले जाते हैं और उसके साथ में जो रिचुअल कर रहे हैं, साफ सफाई करने के, सब कुछ चलता है, बट एक्वेफी और ओकोंको उनके बीच में इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि ऑरिकल की पावर के सामने, ऑरिकल के आदेश के सामने कोई भी बोल नहीं सकता। ठीक है, तो ये दूसरी वाइफ का रोल है, उसकी इंसिडेंट कहानी है, किस तरीके से वो रहते हैं, ये पूरी उसका अंदर का मसला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट और थर्ड वाइफ पे। ओजिगो, एक और वाइफ है ओजिगो, द यंगेस्ट एंड द मोस्ट सबमिसिव वाइफ। आइडेंटिटी और रोल में देखिएगा, ओजिगो इज द थर्ड एंड यंगेस्ट वाइफ एंड द मदर ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन। सबसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी माँ है। शी होल्ड्स द लोवेस्ट रैंक इन द हायरार्की, पूरे कंपाउंड में इसकी सबसे लोवेस्ट रैंक है। ठीक है ना, इसकी कम चलती है। रिलेशनशिप विद ओकोंको डिफाइन बाय फियर एंड ओबीडियंस, हमेशा ये डर और उसके आज्ञा पालन में लगी रहती है। एज द यंगेस्ट शी इज द मोस्ट वल्नरेबल टू हिज टेम्पर, सबसे छोटी है तो सबसे ज्यादा कष्ट रहते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटी है तो सबसे ज्यादा कष्ट रहते हैं, इस पर उसको कभी भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, की स्टोरी एक्शन द वीक ऑफ पीस, इसमें क्या होता है, इसको द वीक ऑफ पीस के टाइम पर पीटा जाता है। पीटता वो सबको है, याद रखना, पीटता वो सबको है। तो ओजिगो इज द सेंट्रल फिगर इन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट शोविंग ओकोंकोज लेक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, यानी ओकोंको का जो लेक इमोशनल कंट्रोल का जो लेक है, कमी है, वो दिखाया जाता है इसके एक सीन में। होता क्या है, ओकोंको बीट्स हर पब्लिकली, ये अपनी थर्ड वाइफ को पब्लिकली पीटता है एक सेक्रेड वीक में, यानी वीक ऑफ पीस में, बिकॉज शी लेफ्ट हर हट टू हैव हर हेयर प्लेटेड एंड फेल टू रिटर्न टू कुक हिज आफ्टरनून मील। अपने बालों की प्लेट बनाने के लिए किसी पड़ोसी के यहाँ पे चली गई थी और बहुत देर लगा दी थी इसने आने में, बच्चे भूखे थे, खाना बनाया नहीं था। तो जब ये वापस आई तो ओकोंको ने इसको बहुत मारा। ठीक है ना, और वो वीक कौन सा था, पीस वीक था, यानी शांति वार्ता वाला वीक था। उस वीक में कोई भी हिंसक कार्य नहीं किए जाते थे, बट ओकोंको को इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि उसने उस वीक में भी उसको बहुत मारा। इसलिए क्योंकि उसने खाना पीना टाइम पे नहीं बनाया था, घर पे टाइम पे नहीं आई थी, बालों को सजवाने के लिए चली गई थी कहीं पे। तो दिस एक्ट इज सेवर क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉड इज एनी, ये अर्थ गॉड इज एनी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा क्राइम है। इट रिजल्ट इन ओकोंको बियरिंग फाइन एज शी गॉट फाइन के रूप में इसको चढ़ानी पड़ी थी। एंड 100 कौड़ी इसको देनी पड़ी थी और एक मुर्गी देनी पड़ी थी रिपेंटेंस के तौर पे, फाइन के तौर पे। इस वीक में माल लगाई थी इसलिए। दिस इंसिडेंट रिवील्स हर वल्नरेबिलिटी एंड ओकोंकोज फंडामेंटल
डिसरेस्पेक्ट फॉर रिलीजियस कस्टम व्हेन हिज टेम्पर फ्लेयर्स। यानी यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चाहे धार्मिक आयोजन हो या कुछ भी हो, उसका अगर माइंड हट गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मौका है, कौन सी घटना है, क्या समय है, क्या नहीं, वो बस जो करता है वो कर देता है। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है वो। इसके बाद में है उनोका। उनोका कौन है? ये कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जिनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आप समझ जाइएगा। उनोका उसका फादर है, ठीक है ना, उनोका ओकोंकोस फादर जेंटल है, इंडेप्टेड है, कर्ज में डूबा हुआ है, म्यूजिशियन है, प्लीजर सीकिंग है, हमेशा सुखद अवस्थाओं का आदि है, अनसक्सेसफुल इन याम फार्मिंग, इसने भी याम फार्मिंग की थी बट अनसक्सेसफुल रहा। फंक्शन क्या है? फॉइल टू ओकोंक्वो, ये ओकोंक्वो का जस्ट अपोजिट है, मतलब ओकोंक्वो इससे बहुत घृणा करता है क्योंकि ये इसका जो फादर है वो बहुत कमजोर था और ओकोंक्वो बहुत मर्दानगा है। ठीक है ना। हिज फेलियर शेप ओकोंक्वोज फियर, इसी के फेलियर के कारण ओकोंक्वो के अंदर ये डर बैठ गया कि कहीं वो एम्बिशन लेस ना हो जाए, मतलब महत्वाकांक्षा रहित ना हो जाए। एंड रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नॉन वायलेंट आर्टफुल, ये कैसा है इसका बाप? नॉन वायलेंट है, आर्टफुल है। ठीक है, चलिए इसके बाद नोबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। नोबी क्या है? इसका एल्डेस्ट सन है। नोबी कौन है? इसका एल्डेस्ट सन है, ओकोंक्वोज एल्डेस्ट सन। कन्फ्लिक्ट क्या रहता है? ये सेंसिटिव है। क्वेश्चंस ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विंस को मार देना, ठीक है, और जो इग्बू सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है उन पर ये हमेशा क्वेश्चन उठाता है। एकेम्यूफोना के साथ में इसकी अच्छी पड़ती है। स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद फादर, इसके पिता के साथ में इसका जो रिलेशन है खास अच्छा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी? कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियन रिलीजन अपना लेता है। पार्टली बिकॉज इट ऑफर सोलिस, इसको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन रिलीजन में शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है और हमारे यहाँ पे सब कुछ गलत है। एंड एन अल्टरनेटिव टू द वायलेंट मैस्कुलिनिटी, और जो वायलेंट मैस्कुलिनिटी के खिलाफ है, इसको पसंद नहीं है कि मतलब ताकतवर दिखना जरूरी है, जैसे कि इसके फादर चैंपियन है, उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसी वजह से नोबे और इसके पिता की पड़ती नहीं है और ये अपने यानी ओकोंक्वो इसको हमेशा चिल्लाता, डांटता, पीटता, मारता पीटता है। इसी की वजह से इसकी माँ को भी पीटता है वो। नोबे इज ओकोंक्वोज एल्डेस्ट सन, सेंसिटिव एंड थॉटफुल। ही इज constantly beaten and chastised by his father for his womanly behavior. He is deeply troubled by the cruel aspect of Igbo tradition like the killing of twins and Ekemofina. Ekemofina को मारा गया था, ठीक है ना, और ट्विंस को मारा जाता है यहाँ पे, उन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। And is drawn to the poetic language and message of acceptance in Christianity. क्रिश्चियनिटी में जो राइम्स होती हैं, हिम्स जो होती हैं, मंत्र जो होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा इसको अच्छा लगता है, इसलिए ये क्रिश्चियनिटी में चला गया। एंड इज ड्रॉन टू द पोएटिक लैंग्वेज, ठीक है। हिज कन्वर्सेशन इज द अल्टीमेट रिजेक्शन ऑफ हिज फादर्स वैल्यू। हम जब इसकी बातों को देखते हैं तो ये अपने फादर की जो चीजें हैं उनको हमेशा नकारता रहता है, जस्ट अपोजिट हिज फादर। नेक्स्ट है हमारे पास एकेम्यूफना। ये भी इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मोस्टली कहानी जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड चलती है। ए बॉय गिवन टू ओमोफिया, एक लड़का है जिसको ओमोफिया को प्रेजेंट किया गया, यानी इस विलेज को इस लड़के को दिया गया है। लिव्स विद ओकोंक्वोज फैमिली, 3 साल तक ये ओकोंक्वो की फैमिली में रहता है। ट्रेट क्या है? ये ड्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, बिकम क्लोज टू नोबे, यानी कि ओकोंक्वो के बड़े बेटे के साथ इसका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। फैमिली में भी इसको सभी लोग पसंद करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? हिज डेथ इज अ पिवोटल मोरल एंड साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट। इसकी डेथ के बाद में ही ओकोंक्वो का जो साइकोलॉजिकल और मोरल चेंज है वो हो जाता है। इट डिपेंड्स नोवोज स्ट्रेंजमेंट एंड ट्रिगर ओकोंक्वोज फाइनल स्पिरिट, ठीक है ना। इसी को देखकर जो नोवी है यानी कि ओकोंक्वो का बेटा है वो बदल जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिएगा। एकेम्यूफिना इज बॉय गिवन टू ओमोफिया एज अ कंपनसेशन फॉर मर्डर, एक मर्डर हो गया था। ही लिव्स विद ओकोंक्वोज फैमिली फॉर 3 years, ये ओकोंक्वो की फैमिली के साथ में 3 साल रहता है।
becoming an adopted son to Okonkwo and as opposite elder brother figure of Nove, नोवे के elder brother के रूप में रहता है। His ritual killing, इसको मार दिया जाता है ओरेकल के आदेश पर, जिसमें ओकोंको को मना किया गया था कि ये न मारे उसको, बट ये फिर भी अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए उसके मर्डर में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ओबीरिका, एक और कैरेक्टर है ओबीरिका। ओबीरिका का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओबीरिका पर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए ओबीरिका क्या है? ओकोंकोज क्लोजेस्ट फ्रेंड इन थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट नाम का ये जो नॉवेल है, इसमें क्लोजेस्ट फ्रेंड है। सर्व एज द नोवेल्स वॉइस ऑफ रीजन, यानी कि विवेकशील बातें करता है ये, एंड मोरल कॉन्साइंस। अनलाइक ओकोंकोज इम्पल्सिव रिगिडिटी, इसकी जो भावनात्मक चीजें हैं उनके अपोजिट है ओबेरिका इज थॉटफुल। ओबेरिका विचारशील है, चीजों को सोचता है, समझता है, उसके बाद फैसला लेता है। रिफ्लेक्टिव है एंड ओपन टू क्वेश्चन इग्बो कस्टम्स, और इग्बो कस्टम्स पर भी आवाज उठाता रहता है, जैसे कि डिसअप्रूवल ऑफ एकेमेफनास किलिंग, यानी कि एकेमेफना की किलिंग का ऑर्डर दिया था ओरेकल ने, तो ये इस चीज पर भी नाराज था कि उसको मारना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि ओरेकल के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता इसलिए उसको मारा गया। लॉयल एंड कंपेंशनेट है, ही सपोर्ट ओकोंको। ओकोंको को ये एग्जाइल के टाइम पे अपने सीड्स ऑफ याम देता है, उधार देता है 800, ठीक है ना, एंड सेविंग द मनी फॉर हिम, और उसके लिए मनी यानी कि पैसा सेव करता है। एज कॉलोनियलिज्म स्पिरिट, जैसे जैसे यूरोपीय उपनिवेशवाद बढ़ता है, ओबीरिका परसीव्ड इट डिविजिव पावर, फेमसली ऑब्जर्विंग दैट द वाइट मैन हैज पुट अ नाइफ ऑन थिंग्स दैट दे हील्ड अस टुगेदर, यानी कि यहाँ पर उसने ये बताया है कि जो वाइट मैन है उन्होंने एक ऐसी चाकू चलाई है, एक ऐसी छुरी चलाई है जिससे हम लोग बट गए हैं, ठीक है ना, आधे उनकी साइड में हो गए हैं और आधे अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं। हिज रेशनल आउटलुक ब्रिज ट्रेडिशनल एंड चेंज सिंबलाइज अचीव हिज आइडियल ऑफ कल्चरल इंट्रोस्पेक्शन एंड एडॉप्टेबिलिटी। इसका जो एडॉप्टेबल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर यह दिखाता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो चीजों को एडॉप्ट कर सकते थे। ठीक, इन द एंड ओबीरिका मोर्न्स ओकोंकोज ट्रेजिक डेथ, जब ओकोंको मर जाता है तो इसकी डेथ पर ये व्यक्ति रोता भी है, ठीक है ना, वॉइसिंग बोथ पर्सनल ग्रीव, इसका पर्सनल ग्रीव क्योंकि फ्रेंड था, एंड द कलेक्टिव लॉस ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग इग्बो सोसाइटी, और इस चीज के लिए भी रोता है कि अब ओकोंको मर गया है, अब इग्बो सोसाइटी का जो कस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो व्हाइट मैन है वो कंप्लीटली यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे सब कुछ। जब तक ये जिंदा था तब तक उम्मीद थी। इसके बाद में है मिस्टर ब्राउन, रेवरेंड स्मिथ और एनक। ये छोटे से कैरेक्टर हैं बट इनका रोल बहुत ज्यादा है। मिस्टर ब्राउन, रेवरेंड स्मिथ और एनक टुगेदर रिप्रेजेंट द चेंजिंग फेस ऑफ कॉलोनियल क्रिश्चियनिटी इन थिंग्स फॉल अपार्ट। ये क्या है? ये चेंजिंग फेस हैं कॉलोनियल क्रिश्चियनिटी के। क्या है? चेंजिंग फेस हैं क्रिश्चियनिटी के लिए। मिस्टर ब्राउन द फर्स्ट मिशनरी इन ओमोफिया, ये फर्स्ट मिशनरी है, यानी कि वाइट मैन है, पहले मिशनरी हैं जो ओमोफिया में आते हैं लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। बट ये बहुत ही शांत और लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये लोगों को बहुत ज्यादा हार्शली नहीं बोलते कि तुमको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये बड़े ही सलीके से लोगों को बातें अपनाने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर ब्राउन द फर्स्ट मिशनरी इन ओमोफिया इज टॉलरेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ इग्बो ट्रेडिशंस, यानी कि जब हम किसी को बदलाव करने के लिए जा रहे हों, किसी के अंदर कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हों, तो पहले हमें उन चीजों को अप्रिसिएट करना पड़ता है जिन चीजों को वो ज्यादा मानता है। तो मिस्टर ब्राउन कुछ इसी तरीके के मिशनरी थे। पहले वो इग्बो के लोगों को पसंद करते हैं, उनके मन में अपने लिए जगह बनाते हैं, उनकी चीज़ों की सराहना करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करने के लिए
प्रयास करते हैं। He believes in peaceful coexistence and uses dialogue and education to win convert, symbolizing moderation and cultural exchange। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे तरीके से पीसफुल तरीके से लोगों को कन्वर्ट करने की ट्रिक करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट उनके बाद में क्या होता है, रेवरेंड जेम्स स्मिथ आते हैं उनकी जगह पर, हिज सक्सेसर, जब वो चले जाते हैं। हिज हार्श, जीलस एंड इंटॉलरेंट, ये बहुत ही हार्श है, बहुत ही जेलस और इंटॉलरेंट टाइप का व्यक्ति है जेम्स स्मिथ। हिज व्यूज इग्बो बिलीव एज इविल एंड डिमांड एब्सोल्यूट डेवोशन, यानी इसके अकॉर्डिंग जो इग्बो बिलीव है वो बिल्कुल बकवास है, उनको खत्म कर देना चाहिए। Embodying the rigid and destructive side of colonial region, ये destructive appearance शो करते हैं colonial rule का, यानी कि उपनिवेशवाद जो है वो destructive भी हो सकता है, चीजों को खत्म करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला इसका जस्ट अपोजिट होता है और ये बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके बाद हमारे पास एक कैंडिडेट है, इसका नाम है एनक, एन इम्पल्सिव एंड फैनेटिकल क्रिश्चियन कन्वर्ट। ये वैसे तो यही का रहने वाला है, बट ये क्रिश्चियन कन्वर्ट है, इसने अभी अभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इन क्रिश्चियन, टेक द एक्सट्रीमिस्ट फर्दर बाय अनमास्किंग एन एंसेस्ट्रल स्पिरिट। जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट होती है जिसमें ओकोंको भी शामिल रहता है, जो जजमेंट करने के लिए बैठते हैं असेंबली में, उनमें एक व्यक्ति था, यानी कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट थी जो मास्क लगा के बैठी थी, उसकी स्पिरिट उसका मास्क ये निकाल देता है और ये बहुत बड़ी घटना होती है जिसके बाद में वायलेंस होता है वहां पर। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, टेक दिस एक्सट्रीमिज्म फर्दर बाय अनमास्किंग एन एंसेस्ट्रल स्पिरिट एगुवो ड्यूरिंग अ सेक्रेड सेरेमनी, एन एक्ट दैट इग्नाइट्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लैन एंड द मिशनरी। इसके कारण क्लैन और जो मिशनरी थे उनके बीच में दंगा हो जाता है। So together these three characters illustrate the shift from caution missionary diplomacy to aggressive cultural domination। यानी शुरुआत में जब मिस्टर ब्राउन आते हैं तो कॉशस यानी कि सावधानी पूर्वक मिशनरी चेंज होता है, यानी कि रिलीजन चेंज करने की बात चलती है, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, एग्रेसिव कल्चरल डोमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड हाईलाइट हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेनेटिज्म एक्सेलरेट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्बो सोसाइटी। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टर भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इस नोवेल के स्ट्रक्चर की। हम नोवेल स्टार्ट करेंगे, डिटेल में इसकी समरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रक्चर है, द नोवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो नोवेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हर पार्ट्स में लगभग टोटल पूरे 25 चैप्टर हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है ना, तो पहला पार्ट जो है उसके बारे में समझिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, इट फोकस ऑन द हाईली स्ट्रक्चर्ड लाइफ ऑफ इग्बो पीपल। इग्बो पीपल की जो लाइफ है वो किस तरीके की है, कैसे वहां के लोगों का रहन सहन है, कैसे कस्टम्स हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको चैप्टर 1 में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, उमोफिया नाम का जो विलेज है उसमें किस तरीके का जीवन यापन होता है बिफोर द अराइवल ऑफ द मिशनरीज एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और मिशनरी अराइवल से पहले उमोफिया की लाइफ कैसी होती है, वहां क्या क्या होता है, ये सब कुछ हमें चैप्टर 1 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में क्या होता है, डिटेल्स ओकोंकोज 7 ईयर एग्जाइल। जब ओकोंको को निर्वासित कर दिया था 7 ईयर्स के लिए इन हिज मदर्स विलेज मवांता, तो ये चीजें यहाँ पर पार्ट 2 में देखने के लिए मिलती हैं। एंड द फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाइट मैन्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और व्हाइट मैन का जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है चैप्टर 2 में। इसके बाद पार्ट 2 में, इसके बाद पार्ट 3 में क्या होता है, क्रॉनिकल्स। धीरे धीरे कहानी आगे चलती है। ओकोंकोज रिटर्न, अब ओकोंको का रिटर्न होता है 7 ईयर के बाद में। द कंप्लीट एंटरटेनमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि यहाँ पर कॉलोनियलिज्म हो चुका होता है पूरे तरीके से। द रिजल्टिंग सोसाइटियल डिसइंटीग्रेशन, और सोसाइटी में बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, फूट पड़ गई है। कल्मिनेटिंग इन ओकोंकोज ट्रेजिक एंड, और एट लीस्ट इसमें क्या हो जाता है,
ओकोंको की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पैटर्न है इस नोवेल का, और क्योंकि नोवेल काफ़ी बड़ा है, लगभग 25-26 चैप्टर का है, तो इसको डिस्कस करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और कितना टाइम हो गया क्लास को चलते चलते, और लगभग 1 घंटा 26 मिनट हो गए हैं। चलिए, तो बाकी इसका जो चैप्टर है यानी बाकी इसकी जो क्लास है वो फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही है, या आप डे 1 कंसीडर करिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो क्लास होगी वो आपकी डे 2 रहेगी, क्योंकि नोवेल तो काफ़ी बड़ा है, एक क्लास में हो नहीं सकता। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप किसी भी कोर्स को 999 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। ओके, चलिए।